नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी अपाहिज। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर संगीता झा जी हैदराबाद की एक प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन हैं। लेखन उनकी हॉबी है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अपाहिज शब्द शारीरिक विकलांगता के लिए प्रयोग में आता है, लेकिन मानसिक विकलांगता की तो कोई बात ही नहीं करता। शारीरिक विकलांगता को सहानुभूति और मदद से थोड़ी तसल्ली दी जा सकती है, लेकिन मानसिक विकलांगता से तो खुद ही निकलना पड़ता है। मेरी मानसिक विकलांगता तो मेरे जन्म से थी। मेरी पैदाइश हम दो और हमारे दो वाले सुखी परिवार की शांति भंग करने वाली पैदाइश थी। बधाई हो मूवी देखी तब लगा शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मैं जब इस दुनिया में आई तो बड़ी दी 18 और छोटी दी 16 की थी। मम्मी को तो मेरे पेट में आने का पता भी 5 महीने बाद चला। पापा के साथ बिताया रोमांटिक लम्हा तो लगभग भूल चली थी और उन्हें लगा कि उनकी माहवारी बंद हो चुकी है, यानी मेनोपॉज हो गया है। मुझे बाद में मेरी प्यारी अनु मासी ने बताया कि मम्मी ने उन्हें फ़ोन किया था। जिज्जी जी मचलाता है, पैरों में सूजन भी है, लगता है मेनोपॉज हो गया है। अनु मौसी मम्मी को छोटी कह पुकारती थी। उन्होंने कहा, अरे छोटी, मेनोपॉज तो मेरा भी नहीं हुआ है। तू तो 3 साल पहले ही 40 की हुई थी। कोई दूसरा चक्कर तो नहीं है? तूने तो बेटे की आस में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन भी नहीं करवाया था। जल्दी जा अपना अल्ट्रासाउंड करा, गायनाकोलॉजिस्ट को दिखा। फिर जो हुआ वो मैं थी। मुझे बाद में बड़ी होने पर पापा ने बताया कि मुझे दुनिया में आने से रोकने के लिए मम्मी ने क्या क्या नहीं किया। रोज़ पपीता खाया, मुंह में हाथ डाल डाल कर उल्टियाँ की, काढ़े पिए, जमाल घोटा खाया। उनका एक ही मिशन था कि ऊपर या नीचे से किसी तरह नन्ही जान निकल जाए और छुट्टी पाएं। पर मैंने कहाँ कठिनाइयों से हार मानना सीखा था। और फिर जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। कहावत की तरह मम्मी की कोख ने अनचाही संतान को जन्म दिया। मम्मी की छातियों से न दूध फूटा, न मम्मी ने कभी कोई मालिश की। मासी की बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा विदेश चला गया था। मौसा जी भी रिटायर हो गए थे, इसलिए मम्मी की हालत और मेरे प्रति रवैया देख दोनों ही मम्मी के पास रुक गए। मैंने तो हार मानी ही नहीं थी। इससे धीरे धीरे सब मुझसे जुड़ने लगे थे। घर में कोई भी आता और बच्चे की आवाज़ सुनता, पूछता तो सब मौसी की तरफ इशारा कर देते। बेचारे मौसा जी कहते, ये उनकी बेटी की बेटी है। लोग कहाँ रुकते, कहते, राधे राधे, कैसा ज़माना आ गया है। नन्ही सी जान को नाना नानी के पास छोड़ माँ बाप ऐश कर रहे हैं। ये तो इंसान है। भगवान शिव ने तो एक हथनी को बच्चे की तरफ पीट कर सोते पाया तो बच्चे का सर काट गणेश जी को लगा दिया। घोर कलयुग है। मुफ्त में मौसी की बेटी रीता जी बदनाम हो रही थी। इसका पता उन्हें बहुत बाद में चला। बड़ी दी तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरती। दीदी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी और क्लास में टॉप करती थी। उनके फ्रेंड्स जब घर आते तो मुझे छिपाने की कोशिश की जाती। यदि धोखे से मेरी आवाज़ आ भी गई तो दी पूरे घर को खा जाने की कोशिश करती। घर में सब दीदी से डरते थे, इसलिए वो भी मुझे छुपाने की कोशिश करते। छोटी दी बड़ी दी से उतनी ही विपरीत थी। दिन भर नाचते रहती। किसी तरह बीए में एडमिशन लिया था। उन्हें अपने पागलपन से फुर्सत हो तो मुझ पर दृष्टि डालती। इसी माहौल में मैं बड़ी हो रही थी। मेरी बाल सुलभ हरकतें मम्मी पापा को मजबूर कर रही थीं कि वो मेरी तरफ आएं। बीच बीच में अनुराधा मौसी, जिन्हें हम सब अनु कहते थे, चक्कर लगाती थी। उनका पूरा बक्सा मेरे कपड़ों और खिलौनों से भरा रहता था। मम्मी गुस्सा करती, आप भी ना जीजी, क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की, सब छोटे हो जाएंगे और इतने खिलौने। मौसी डांट लगाती, चुप, बिल्कुल चुप, अब एक शब्द नहीं। ये मेरी बिटिया है, मैं अपनी खुशी से करती हूँ। मुझसे ज़्यादा तेरे जीजा जी इससे प्यार करते हैं। लड़ना है तो उनसे लड़। हमारा जो भी मन होगा हम लाएंगे अपनी प्यारी मन्नू के लिए। मेरा नाम मानसी मासी का ही रखा हुआ था और घर पर मन्नू कहकर पुकारती थी। बड़ी दीदी रितु और छोटी मीतू थी। उनके स्कूल का नाम ऋतुजा और मिताली थे। जैसे जैसे बड़ी होती गई घर वालों का रवैया मुझे विद्रोही बनाता गया।
कई बार जिद में बहुत कठिन काम कर लेती और कभी वाई मी वाला एटीट्यूड आता और छोटे काम भी नहीं करती। कभी बड़ी दीदी चिल्लाती, बहरी है क्या, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनती ही नहीं। कभी अनजाने में किसी चीज़ से टकरा जाती तो मीतू दी चिल्लाती, देख के चल, अंधी है क्या। मम्मी को गुस्सा दिलाने के लिए अगर उनकी बात नहीं सुनती तो मम्मी कहती, गूंगी है क्या। एक बार खेलते खेलते गिर गई, पैर में चोट भी लगी और 4 टाँके भी, लेकिन किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। दोनों दीदियाँ और मोहल्ले की उनकी सहेलियाँ मेरा मजाक बनाते। थोड़ी बड़ी हुई और थोड़ा समझ आई तो लगता काश अंधी और बहरी ही हो गई होती तो कम से कम इन लोगों की घृणा महसूस और देख तो न पाती। लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे साथ भी लगभग वैसा ही हुआ। घर में इतनी अवहेलना देख मैं बजाय मानसिक रूप से विकलांग बनने के, मैं बाहर बहुत मजबूत, स्थिर और मेधावी बन गई। धीरे धीरे घर से कटने लगी और बाहर यानी स्कूल और घर के आसपास सबकी लाडली बनती गई। बड़ी दीदी ने अचानक अपने क्लासमेट, जो हर क्षेत्र में उनसे 19 ही था, से प्रेम विवाह कर लिया और अपने ही घर से बगावत कर ली। पापा बड़े दुखी हुए, क्योंकि जिनके बेटे नहीं होते, बेटियां उनकी प्रयोगशाला होती हैं। उनके सारे सपने बड़ी दी से जुड़े हुए थे। मंजली दी पढ़ने में थोड़ी ढीली थीं, सारा समय साज श्रृंगार में लगाती, तो वो पापा का एक्सपेरिमेंट बनने के काबिल नहीं थी। बड़ी दी के जाने के बाद पापा का सारा ध्यान मुझ पर आ गया। कुछ अपनी पैदाइश से हुई उपेक्षा और कुछ दीदियों के अपने प्रति घृणा से मेरा मन घर की ओर अपाहिज सा था। पापा का दुलार एक ही पल में मुझ में हिम्मत भर गया। मैं धड़ल्ले से किसी भी विषय पर अपनी राय देने लगी, चाहे वो राजनीति या सामाजिक या पढ़ाई का हो। हर जगह पापा मुझे आगे कर मेरी प्रशंसा करते। उनके मित्र कहते, गुप्ता जी, इस नायाब हीरे को अब तक कहाँ छिपाया हुआ था। पापा खिसियानी हंसी के साथ उत्तर देते, इट्स $1,000,000 क्वेश्चन, वांटेड टू गिव यू ऑल सरप्राइज। फिर दोस्त हंसते, कहते, डिड नॉट नो यू आर सो एक्टिव। और कुछ तो नहीं छुपा रखा है ना घर में। एक ने तो कहा, छुपे रुस्तम सेम वाइफ से ही है या कोई छोटी मेम पकड़ के ले आए हो। पापा चुप ही रहते। मैंने हर क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए और पापा मम्मी मानसी के पेरेंट्स के नाम से जाने जाने लगे। उन दिनों विजातीय शादियों का मूल्य छोटी बहन को चुकाना पड़ता था। मंजली दी 30 ही हो चली थी और पापा सजातीय लड़का ढूंढ रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक मुंह में चेचक के दाग वाला पर स्वजातीय लड़का मिला। बड़े बेमन से पापा ने विवाह कर दिया। सबने दी के भाग्य पर तरस खाया और कहा, क्या गुप्ता जी कम से कम इतनी सुंदर बिटिया के लिए थोड़ा ढंग का दामाद तो ढूंढते। मंजली दी की शादी में बड़ी दी आई थी। मेरे प्रति बड़ी मुलायम थी, लेकिन चेहरे में उनके कोई खुशी ना थी। सबने अंदाज लगाया कि बीच में घर वालों ने कोई खोज खबर नहीं ली, शायद इसीलिए। उधर बड़े जियाजी पूरे गंधर्व कुमार और उनका 8 साल का बेटा अद्विक बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। पापा ने कहा, रितु दामाद जी और आदि ने मुझे बहुत हल्का कर दिया। बड़ा अच्छा लगा दोनों से मिलकर। चलो विजाती है सही, लेकिन तेरा निर्णय बिल्कुल सही था बेटा। पापा बड़ी शान से सबसे मेरा बड़ा दामाद अभिषेक और ये मेरे जिगर का टुकड़ा आदि कहकर सबसे परिचय करा रहे थे। दीदी का चेहरा बिल्कुल सपाट था, कहीं से भी खुशी की कोई झलक उनके चेहरे पर नहीं थी। मैं तो अब मानसिक अपाहिज नहीं थी, बल्कि दौड़ दौड़ कर 15 साल की उम्र में सारे इंतज़ाम देख रही थी। बड़ी दीदी जरूर मुझे प्यार से देख रही थी, पर मुझे उनसे डर लग रहा था। इससे मैं पूरी शादी में उनसे दूर रही। शादी बड़े अच्छे से संपन्न हो गई। इस शादी के बाद घर का माहौल, जो बड़ी दी की बगावत के बाद बोझिल सा हो गया था, लगभग ठीक सा हो गया। मेरी प्रगति दिन दूनी रात चौगनी चल रही थी। मैंने बड़ी दी के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मेरी उपाधियाँ क्लास के लड़कों को थोड़ा हीन बना देती थीं, इसलिए ज़िंदगी में कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मैं केवल अनु मौसी ही नहीं, मम्मी पापा की भी लाडली थी। दोनों बहनें आती रहती थीं। बड़ी दीदी का बेटा आदि मौसी मौसी कहते नहीं थकता था और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। बड़े जीजा जी अभिषेक सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़ने और लेने आते थे। मंजली दी की 2 प्यारी प्यारी उन्हीं की तरह जुड़वा बेटियां हो गई थीं, जिन्हें घर पर हम तुली और मिली कहकर पुकारते थे। जीजा जी के चेचक के दाग
उनकी जिंदादिली और ठहाकों के पीछे मानो छुप से गए थे। इत्तेफाकन मैं मानसी और छोटे जियाजी मानस थे। हमेशा मुझसे कहते, अरे साली साहिबा, ऊपर वाला तो हमारी जोड़ी बना रहा था, मानस और तुम मानसी, उसके सब समीकरण उल्टे हो गए। देखो ना, डॉक्टर ने तुली को निकाला, फिर मिला के बदले मिली मिली। हम सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। इन सब बातों में बड़ी दी के चेहरे पर फीकी सी हंसी आती। जीजा जी तो बिल्कुल निर्लिप्त रहते। मैं अब दोनों दीदियों की चहेती बन गई थी। मैंने फिजिक्स में एमएससी गोल्ड मेडल के साथ पास की थी। हर अखबार में मेरी तस्वीर छपी थी। अब बस पापा की इच्छा थी कि बस शादी कर मुझसे मुक्ति पा जाएं। मैं चिल्लाती, शादी? नॉट ऑन माई कार्ड्स। मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी करनी है। शादी, पति और बच्चे, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मेरी टिटबिट से मम्मी परेशान हो जाती। पापा कहते, अरे ये सारी चीज़ें शादी के बाद भी जारी रखी जा सकती हैं। अपनी ही ऋतु को देखो, एचओडी थी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की, खुद रिज़ाइन कर किसी मल्टीनेशनल के लिए वर्क फ्रॉम होम और आदि की पढ़ाई में भी मदद कर रही है। मिताली को तो सिर्फ सजने संवरने का शौक़ था, अब मालदार हाउसवाइफ बनी बैठी है। मम्मी ने कहा, अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं और पुराने ज़माने के हैं, अपनी गृहस्थी एंजॉय भी नहीं कर पाए। सालों तुम्हारे जैसे हीरे को अपनी गलती मानकर लोगों से छुपाते रहे। तुम कुछ दिन दोनों बहनों के घर हो आओ, फिर देखो अपना मन बनाओ। मैं ज़ोर से चिल्लाई, मुझे नहीं करनी शादी वादी। जिसको मुझे अपनाना है उसके लिए डील है, एक के साथ दो फ्री। मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रहेंगे, मंजूर हो तो ही कोई मुझसे बात करे। मम्मी फिर ज़ोर से बोली, अरे हमें पाप का भागी बनाने से ज़्यादा अच्छा है बहनों के पास रह आओ और फिर कोई निर्णय लो। वैसे भी पीएचडी शुरू करने में टाइम था। घर पर अनु मौसी उनकी नौकरानी थे, तो मैंने दोनों दीदियों के यहाँ 5-5 दिन रहने का मन बना लिया। पहले मैं मजली दीदी के यहाँ गई। वहाँ देख कर लगा खुशियाँ ही खुशियाँ, जैसे जन्नत में आ गई हूँ। तुली और मिली अपनी पढ़ाई में व्यस्त, मजली दी पढ़ाई में बहुत मदद करती, लेकिन दोनों जीजा जी से फिर पढ़ा हुआ दिखाती और जीजा जी एक ना एक मीन में निकाल कर कुछ चेंज करवा देते। मुझे बड़ा अटपटा लगता, पर दी पर इसका कोई असर ही नहीं होता था। इसलिए मैं भी जब तक चुप रही। हम सब मिलकर खूब घूमते। खाना क्या बनेगा, कौन क्या पहनकर बाहर जाएगा, सारा जीजा जी ही डिसाइड करते थे। घर में सब बहुत खुश थे, दीदी भी हर वक्त जीजा जी का गुणगान करती रहती। उसके बाद मैं बड़ी दी के यहाँ आई। बड़ी दीदी के यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए थे। सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन, शानदार बंगला, लेकिन हर जगह सीलन, एक अजीब सी गंध, कुछ ऐसी कि जिनमें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कभी लगता था सीलन की गंध है, कभी लगता था दीमक की गंध है। हर दिन हर पल दीमक का साम्राज्य बढ़ता हुआ, दीदी जीजाजी के चेहरों से होता हुआ, दिलों से गुजरता हुआ, उनके रिश्ते में घुसता हुआ जा रहा था। जीजाजी इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जाते हैं? मैंने ब्रेड को तरते हुए अपनी एक्सरे मशीन दीदी की ओर घुमाकर रख दी। हाँ, दीदी का संक्षिप्त जवाब, जो बात को आगे ना बढ़ा सके। आते भी देर से हैं, हमेशा या आजकल ही? मैं आज पीछे हटने वाली नहीं थी। हमेशा। कहीं दूर देखते हुए एक और छोटा सा जवाब आया। ये मेरी बहन नहीं थी जो मेरे सामने बैठी थी। मेरे लिए अब बात घुमाना मुश्किल हो रहा था और बात करना भी। दीदी, क्या है ये सब? कैसे रहते हो आप और जीजू? नहीं, जीजू ठीक है, आप ही हो ऐसी। मैंने जानबूझकर कुरेदा। क्या है जो पकड़ में नहीं आ रहा है? हाँ, मैं ही हूँ ऐसी, स्पष्ट स्वीकारोक्ति। ये मेरे लिए अप्रत्याशित था। बड़ी दी को हमेशा मैंने आग का मानवीकरण ही माना, तेज तर्रार, प्रखर बुद्धि की स्वामिनी, आत्मनिर्भर, और आज ये आत्मसमर्पण की मुद्रा में। एक तीर और बचा था मेरे पास, वो भी चलाकर देख लेना चाहिए। सच में आप ही हो ऐसी, तभी ऐसी मनहूसियत फैली रहती है घर में। मजली दीदी के यहाँ का माहौल अलग है, खूब मज़े किए मैंने। सब कुछ महकता चहकता, कितना हंसी मजाक चलता रहता है दोनों के बीच, वहाँ मेरा ज़्यादा मन लगता है। आखिरी पंक्ति बोलते हुए मुझे लगा, बात जानने की जिद में दीदी का मन तो नहीं दुखा गई मैं? सही कह रही हो अनु, मीतू के यहाँ का माहौल अलग है। मानस बहुत प्यार करते हैं मीतू को। ये बात कहते हुए दीदी ने चाय का एक घूंट भरा। चाय की भाप उनकी आंखों में उतर आई थी। दी, मुझे नहीं बताओगी? मैंने उनका हाथ पकड़ लिया।
प्यार वाली बात कहाँ से आ गई? आपने तो घर से बगावत कर जीजू को चुना था। आपको भी तो जीजू ने। नहीं रे, दीदी ने मेरा हाथ संभालते हुए कहा, ये अब मुझसे प्यार नहीं करते। दी अब मतलब? मैं अवाक रह गई। इतनी बड़ी बात दी इतनी सहजता से कैसे बोल गई? बहुत देर सन्नाटा पसरा रहा। दीदी संभलने की कोशिश कर रही थी और मैं उनके संभलने का इंतज़ार। उनके आंसू चाय में गिर रहे थे। चाय ठंडी होती जा रही थी और सीलन की गंध तेज होती जा रही थी। ऐसा कैसे हुआ दी? आपने कभी उनसे पूछा नहीं? मैंने बहुत कोशिश करके ये 5 शब्द उनके सामने रखे। इसमें पूछने जैसी क्या बात है? कारण मुझे पता है। दीदी ने मेरी ओर देखते हुए आंसू पूछे। जानती हो अनु, पहले अभिषेक मेरे प्रेमी थे और अब पति। पति कभी भी अपनी पत्नी को नहीं, उसकी दुर्बलता को प्यार करता है। यह दुर्बलता उसके अहम को तुष्ट करती है। वो कुछ ऐसा महसूस करता है जैसे एक अंधे को हाथ पकड़कर सड़क पार करा रहा हो या फिर लंगड़े को कंधे का सहारा दे रहा हो। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता दी, ये सब फालतू बातें हैं। आप मुझे गोल गोल घुमा रही हैं। ये सच है अनु। एक उदास मुस्कान दीदी के चेहरे पर फैल गई। तुम मिताली की बात कर रही हो ना? मिताली का डर ही उनके रिश्ते को मजबूत बनाए हुए है। हर बात में मैं ये नहीं कर सकती, मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकती। आप बताइए ना, ये कैसे होगा? आज क्या खाएंगे? मैं आज कौन सी साड़ी पहनूं? मेरे बस का नहीं है। यही वो कमज़ोरी है जो चेचक का दाग मुंह में लिए मानस के अंदर बैठे पुरुष को संतुष्ट करती रहती है और सब कुछ अच्छा चलता रहता है। तुमने सुना नहीं, जब भी लोग इकट्ठा होते हैं मानस तो अपनी उपलब्धियों वाली फाइल खोलकर बैठ जाते हैं। बीए करके आई थी, हमने एमए कराया। या फिर कार चलाने में हाथ पैर कांपते थे इसके, हमने खूब प्रैक्टिस कराई। एक पुरुष अपनी स्त्री को अपने ऊपर निर्भर, डरी हुई, अपाहिज रूप में ही स्वीकार कर पाता है, प्यार कर पाता है। और अगर स्त्री अपाहिज नहीं है तो? दीदी की आवाज़ कांपने लगी थी। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर स्त्री अपाहिज नहीं है तो? मैंने अपने स्वर में भी कंपन महसूस किया। तो वो बहुत जल्दी ऑफिस जाता है और बहुत देर से घर आता है। दीदी पथराई आंखों से मुझे देखते हुए बोली, और समझ में नहीं आता है कि पूरे घर में गंध सीलन की है या दीमक की। मैंने अपने 5 दिन के प्रोग्राम को बड़ी दी के यहाँ 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया और बड़े बोझिल मन से घर वापस आई। मुझे इतना उदास देख मम्मी घबरा गई। प्रश्न किया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जरूर रितु ने कुछ कहा होगा। जल्दी भी आ गई तुम। गलती मेरी ही है, भेजना ही नहीं था। अनु मौसी भी एकटक मेरे पीले पड़े चेहरे को देख रही थी। मैं जोर से चिल्लाने लगी, मुझे फिर से अपाहिज नहीं बनना है। मम्मी ने कहा, जरूर ये शब्द रितु ने तेरे दिमाग में डाले हैं। बचपन से तेरी पैदाइश को नाजायज नाम देने वाली ने तेरी सक्सेस देखकर ऐसा बदला लिया है। पता नहीं कौन सी अंग्रेजी की नॉवल पढ़ती थी, कभी सीलन तो कभी दीमक की बदबू आती थी उसे। सीलन और दीमक, ये शब्द सुन मेरा माथा तो ठनका। फिर भी मैंने मम्मी को डांटा। पागल हो क्या? लव मैरिज करने वाली दीदी भी खुश नहीं है। मिताली दी ने अपने आप को अपाहिज बना लिया है, इसलिए बहुत खुश है। अनु मौसी ने कहा, जब तेरी पैदाइश पर उसने अपने माँ बाप को वासना के वहशी दरिंदे तक कह डाला, तब कौन आया था तुझे बचाने? तेरे मौसा जी ने मेरा साथ दिया था। ना मैं अपाहिज थी ना वो अपाहिज थे। मैं सिर्फ मैट्रिक पास और तेरे मौसा जी सेक्शन ऑफिसर। सारी ज़िंदगी मेरा राज ही मेरे घर में चलता रहा। ना दीमक लगी और ना ही सीलन की बदबू आई। पति पत्नी के बीच कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभी तेरी माँ से काम नहीं होता तो तेरे पापा क्या क्या नहीं करते। जब से हम आए हैं वही चाय बना रहे हैं। अपाहिज रितु की सोच है। जब यहाँ थी तो यहाँ नर्क बना रखा था, अब अपने घर में सीलन और दीमक लगाए बैठी है। रही मिताली की बात, वो बचपन से ही ऐसी है। 10 कपड़े निकाल कर फिर एक हमारी पसंद से पहनती थी। तेरे पापा ने उसको कॉलेज जाने के लिए लूना दिलाई थी, पर वो ऑटो या रिक्शे से ही कॉलेज जाती थी। मेरी मनु, तू तो मेरा मान है बेटा, ये घटिया सोच निकाल फेंक। सारी बातें सुनने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली और अब मुझे अपनी ज़िंदगी में मिस्टर राइट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक खूबसूरत सी कहानी अपाहिज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे।
आपका समय शुभ हो।